आज की इस खास पड़ताल में स्वागत है। हमारे सामने हैं इतिहास की पाठ्यपुस्तक के कुछ पन्ने और ये हमें 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी की उन जबरदस्त ताकतों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है। सोचिए जरा, कैसे नक्शे बदल गए, देशों की पहचान बनी, दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहना चाहिए बनने लगी, कारखानों का धुआं आसमान में उठा और कैसे छपे हुए शब्दों ने विचारों में आग लगा दी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और प्रिंट की। हमारा मिशन इन पन्नों से वो सबसे जरूरी बातें निकालना जो हमें ये समझने में मदद करें कि इन बदलावों का मतलब क्या था, राजनीति के लिए, अर्थव्यवस्था, समाज और आम इंसान की जिंदगी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद। पर कमाल की बात यह है कि आज हम जिन देशों को जानते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। 18वीं सदी का यूरोप बिल्कुल अलग। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड थे ही नहीं, सब बटा हुआ था, राज्यों में, रियासतों में। जैसे वो हैब्सबर्ग साम्राज्य का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। उसमें तो कितने अलग अलग क्षेत्र और लोग थे। ऑस्ट्रियन, हंगेरियन, चेक, इतालवी, पोलिश, अलग भाषाएं, अलग जातीय समूह, मतलब एक झंडे तले तो थे पर शायद दिल अलग अलग धड़कते थे। सही कहा। और फिर आई 19वीं सदी, जब ये हम एक राष्ट्र हैं वाली भावना जोर पकड़ने लगी। हाँ, और स्रोत हमें वो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो। हाँ, 1848 वाले चित्र। जी, उनके सपनों की दुनिया दिखाते हैं। उनकी तस्वीरों में अलग अलग देशों के लोग अपने झंडों के साथ आज़ादी की मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दिखाता है कि एक राष्ट्र राज्य का विचार कितना शक्तिशाली हो गया था। और फ्रांसीसी क्रांति का भी तो असर था, आज़ादी, बराबरी, भाईचारा। बिल्कुल, ये विचार फैले। नेपोलियन ने एक तरह से प्रशासनिक एकता तो लाई, मतलब एक जैसे कानून, नापतोल लागू किए, पर उसका शासन वो थोड़ा दमनकारी भी था। टैक्स बढ़ गए, जबरन फौज में भर्ती। अच्छा। तो इससे लोगों में हम फ्रांसीसी या हम जर्मन वाली भावना और भड़की, विरोध में। लेकिन ये राष्ट्र बनना कोई सीधी लाइन नहीं थी, है ना? बिल्कुल, हर जगह कहानी अलग थी। बिल्कुल अलग। जर्मनी को ही लीजिए, 39 राज्यों का बिखरा हुआ समूह। हाँ, और उसे एक किया प्रशिया के चांसलर बिस्मार्क ने। जी, उनकी वो लॉ और रक्त की नीति, मतलब जंग और कूटनीति दोनों से। हाँ, उन्होंने मुद्रा, बैंकिंग, कानून सब एक किया। और इटली, उसका हाल तो शायद और भी बंटावा था। बहुत ज्यादा। कहीं ऑस्ट्रिया का राज, कहीं पोप का, कहीं स्पेन के राजा का कब्जा। तो उसे कैसे जोड़ा गया? यहाँ सार्डिनिया पिडीमोंट राज्य ने लीड ली। उनके मंत्री थे कावूर और एक बहुत जोशीले सेनानी थे गैरिबाल्डी। हाँ, गैरिबाल्डी का नाम तो सुना है। उन्होंने इसे जोड़ा। और वो एक मजेदार किस्सा भी है ना स्रोतों में। कौन सा? कि जब गैरिबाल्डी के साथ लड़ने वाले किसान इटालिया के नारे लगाते थे, हाँ? तो उन्हें लगता था लातालिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी है। क्या बात कर रही है? मतलब देश के नाम का अर्थ तक नहीं पता था। ये एक धीमी लंबी प्रक्रिया थी। पहले वहां भी अलग अलग पहचान वाले लोग थे, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट, आयरिश। अच्छा। फिर धीरे धीरे अंग्रेजी पहचान हावी हुई। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया गया, यूनाइटेड किंगडम बना। पर इसमें स्कॉटलैंड की अपनी पहचान वो दब गई। उनकी संसद खत्म हो गई, उनकी भाषा, संस्कृति को दबाया गया। और आयरलैंड के साथ भी ऐसा ही कुछ? बिल्कुल। उसे तो 1801 में एक तरह से जबरदन यूके में शामिल किया गया, वहां के कैथोलिक लोगों के भारी विरोध के बावजूद। तो ये एकता अक्सर ताकत के बल पर बनी थी। तो ये तो यूरोप की कहानी हुई, लेकिन राष्ट्रवाद की ये आग सिर्फ यूरोप तक नहीं रही। जहां जहां यूरोपीय ताकतों का कब्जा था कॉलोनियों में, वहां इसका रूप कैसा था? वहां इसका रूप बिल्कुल अलग था। ये उपनिवेशवाद के विरोध में पनपा। वियतनाम का उदाहरण दिया है स्रोतों में। हाँ, फ्रांसीसी कॉलोनी थी वो। जी, फ्रांसीसियों ने वहां कब्जा जमाया, अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किया, अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश की, स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जाने लगी। लेकिन इसी दबाव में वियतनामी राष्ट्रवाद पनपा। मुएन दनच्यू जैसे कवियों ने देश की हालत पर दर्द भरे गीत लिखे। और फिर नेता भी उभरे होंगे। हाँ, हो ची मिन्ह जैसे नेता। उन्होंने पहले फ्रांसीसियों और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के कब्जे के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। वियत मिन्ह बनाई उन्होंने। और यही कहानी काफी हद तक भारत की भी है ना? बिल्कुल। यहाँ भी राष्ट्रवाद सीधे सीधे अंग्रेजी राज के विरोध से जुड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध ने मुश्किलें बढ़ाईं, टैक्स बढ़े, चीजें महंगी हुईं, गांव से जबरदस्ती फौज में भर्ती की गई,
लोग बहुत परेशान थे। हाँ, वो माहौल तैयार हो रहा था। उसी माहौल में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने सत्याग्रह का एक नया तरीका दिखाया। फिर वो रॉलेट एक्ट आया। हाँ, वो काला कानून जिसके विरोध में देश भर में हड़तालें हुई। और फिर जलियांवाला बाग, वो तो भयानक था। उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। उसके बाद ही असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। जी, और फिर बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो नमक मार्च वाला। इन सब ने आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग बुलंद हुई। तो कह सकते हैं कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद असल में आजादी की लड़ाई का ही दूसरा नाम था। हाँ, ज्यादातर मामलों में तो यही था। अच्छा, तो राष्ट्रवाद की इन लहरों के साथ साथ दुनिया एक और बड़े बदलाव से गुजर रही थी। सब कुछ जैसे आपस में जुड़ रहा था, दुनिया सिकुड़ रही थी। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। स्रोत बताते हैं कि ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले भी लोग यात्रा करते थे। व्यापारी, पुजारी, यात्री, ज्ञान के लिए, काम के लिए या बस घूमने। और अपने साथ वो सामान, पैसा, हुनर, नए विचार सब ले जाते थे। और बीमारियां भी। हाँ, वो भी। सिल्क रूट का जिक्र है इसमें। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। और खाने की चीजों का फैलना। कहते नूडल्स चीन से पश्चिम में गए तो पास्ता बन गए। अच्छा। और जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो वहां से आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च ये सब यूरोप और एशिया पहुंचे। आलू का तो जिक्र खास तौर पर है। उसने यूरोप के गरीबों की जिंदगी बदल दी। हाँ, सस्ता और पौष्टिक खाना मिला। लेकिन फिर उसी पर निर्भरता बहुत बढ़ गई। जब 1840 के दशक में आयरलैंड में आलू की फसल किसी बीमारी से बर्बाद हुई तो लाखों लोग भूख से मर गए, जिसे आयरिश पोटैटो फैमिन कहते हैं। एक फसल ने पूरे देश को तबाह कर दिया था। बाप रे। ये दिखाता है कि जुड़ाव के खतरे भी थे। बिल्कुल। और 19वीं सदी में तो ये जुड़ाव बहुत तेज हो गया। अर्थशास्त्री 3 तरह के प्रवाह या फ्लोज की बात करते हैं। कौन कौन से? पहला व्यापार का प्रवाह, यानी माल का आना जाना। दूसरा श्रम का प्रवाह, लोगों का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन। हाँ, माइग्रेशन। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, यानी निवेश के लिए पैसे का घूमना। इसका कोई बड़ा उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, ब्रिटेन का भोजन आयात करना। वहाँ औद्योगिकरण हो रहा था, शहर बढ़ रहे थे, आबादी बढ़ रही थी। तो खाने की मांग बड़ी होगी। जाहिर है। तो ये खाना कहाँ से आए? इसके लिए दुनिया भर में पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर जमीनें साफ की गईं, खेती शुरू हुई। अच्छा, मतलब ग्लोबल एग्रीकल्चरल शिफ्ट। एक तरह से, हाँ। और इन क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गईं, नए बंदरगाह बने, लोगों को वहां बसाया गया। पैसा कहाँ से आया ये सब करने के लिए? पैसा आया लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से। और मजदूर, जहां मजदूर कम थे जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां यूरोप से करोड़ों लोग चले गए। करोड़ों? कितने? अनुमान है कि यूरोप से करीब 5 करोड़ लोग प्रवास कर गए। और दुनिया भर में देखें तो करीब 15 करोड़ लोगों ने बेहतर भविष्य के लिए अपना घर छोड़ा। 15 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा। जी, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासन में से एक था। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी ने जरूर मदद की होगी। बिल्कुल। रेलवे, भाप वाले जहाज, टेलीग्राफ, इनके बिना 19वीं सदी की ये बदली हुई दुनिया सोची भी नहीं जा सकती। मांस के व्यापार का उदाहरण दिया है, वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। पहले जानवरों को जिंदा जहाजों पर लादकर अमेरिका से यूरोप भेजते थे। सोचकर ये अजीब लगता है। हाँ, मुश्किल था। कई जानवर रास्ते में मर जाते थे, जहाज में जगह ज्यादा घेरते थे, तो मांस बहुत महंगा होता था, अमीरों की चीज थी। फिर क्या बदला? फिर आए रेफ्रिजरेटेड शिप, मतलब ठंडे जहाज जिनमें तापमान कंट्रोल किया जा सकता था। अच्छा, फ्रीजर वाले जहाज। हाँ, समझ लीजिए, अब जानवरों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में ही काटा जाता, मांस जमाया जाता और यूरोप भेज दिया जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाज का किराया बहुत कम हो गया, मांस सस्ता हो गया और यूरोप के गरीब लोग भी अब रोज नहीं तो कभी-कभी मांस खा सकते थे। उनकी डाइट बेहतर हुई। कमाल है, एक टेक्नोलॉजी ने लाखों लोगों की थाली बदल दी। जी, लेकिन इस जुड़ाव और व्यापार का एक स्याह पक्ष भी था, जैसा हमने पहले बात की। उपनिवेशवाद। हाँ, खासकर अफ्रीका और एशिया के लिए। यूरोपीय ताकतों ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। 1885 में बर्लिन में
कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें यूरोप की ताकतों ने अफ्रीका का नक्शा मेज पर रखा और रूलर्स से सीधी सीधी लाइनें खींचकर आपस में बांट लिया, जैसे कोई केक काट रहे हों, बिना वहां के लोगों से पूछे। ये तो जबरदस्ती थी। बिल्कुल। और फिर अफ्रीका में एक भयानक बीमारी फैली, रिंडरपेस्ट यानी मवेशी प्लेग। ये कैसे फैली? माना जाता है कि ये बीमारी एशिया से लाए गए संक्रमित जानवरों के जरिए आई, जिन्हें शायद ब्रिटिश फौजों के लिए लाया गया था। और ये 1890 के दशक में जंगल की आग की तरह फैली। इसका असर क्या हुआ? इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को खत्म कर दिया। 90%? हाँ, अब सोचिए, जिन लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी जिंदगी पशुओं पर टिकी थी, उनका क्या हुआ होगा? उनकी तो कमर ही टूट गई होगी। बिल्कुल, उनकी आजीविका छिन गई। और यूरोपीय उपनिवेशवादी तो यही चाहते थे। उनके पास जमीन तो थी, पर मजदूर नहीं थे। अब जब लोगों के पास अपने जानवर नहीं रहे, तो वो मजबूर हो गए बागानों और खदानों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए। मतलब एक बीमारी ने उन्हें गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया एक तरह से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये ग्लोबल जुड़ाव सबके लिए फायदेमंद नहीं था। सही कहा। और भारत पर क्या असर हुआ इसका, औद्योगिकरण का? मशीनें आने से पहले का सोचिए। भारत का कपड़ा, रेशम और सूती पूरी दुनिया में मशहूर था। हाँ, हमने सुना है। सूरत, हुगली जैसे बंदरगाहों से ये व्यापार खूब चलता था। ये पुराने बड़े पोर्ट्स थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, धीरे धीरे उन्होंने व्यापार पर अपना कंट्रोल जमा लिया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ गई, पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। उनकी जगह बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाह उभरे, जिन पर यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण था। और व्यापार का पैटर्न भी बदला होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। अब भारत तैयार माल जैसे कपड़ा बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो कच्चा माल जैसे कपास, अफीम, नील उगाने वाला और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना सस्ता माल खरीदने वाला बन गया। अफीम का जिक्र भी है। हाँ, वो एक अजीब ट्रायंगल था। अंग्रेज भारत में किसानों से अफीम उगवाते थे, अच्छा। उसे गैर कानूनी तरीके से चीन भेजते थे और चीन से उस पैसे से चाय खरीदते थे, जिसे इंग्लैंड भेजा जाता था। मतलब भारत के खेत चीन की चाय का बिल चुका रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ के बुनकरों का क्या हुआ? उन्हें मैनचेस्टर की मिलों में बने सस्ते मशीन के कपड़े से मुकाबला करना पड़ा। बहुत मुश्किल था उनके लिए। लेकिन क्या कुछ भारतीय उद्योगपति भी उभरे इस दौर में? हाँ, कुछ जरूर थे जिन्होंने शायद चीन के साथ व्यापार, अफीम वाले व्यापार में भी कुछ शामिल थे या दूसरे तरीकों से पैसा कमाया था, जैसे द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा या बिरला परिवार के पूर्वज। टाटा का नाम तो आज भी बहुत बड़ा है। जी, इन्होंने भारत में अपने उद्योग खड़े करने की कोशिश की। शुरुआती भारतीय मिलें ज्यादातर बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, मद्रास में लगी। लेकिन ये भी ज्यादातर मोटा सूती धागा बनाती थीं, बारीक कपड़ा नहीं। क्यों? शायद मैनचेस्टर से आने वाले तैयार कपड़े से सीधी टक्कर से बचने के लिए। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई व्यापार और उद्योग की बात। जी, लेकिन इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कैसी थी? ब्रिटेन में क्या हाल था? ब्रिटेन में जहां ये सब शुरू हुआ, वहां मजदूरों की कमी नहीं थी। लोग गांवों से शहरों में आ रहे थे काम की तलाश में। तो मजदूरी कम रही होगी। हाँ, मजदूरी कम थी, इसलिए कई बार उद्योगपति महंगी मशीनें लगाने की बजाय हाथ से काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, ये तो उल्टी बात लगती है। हाँ, पर जहां मजदूर सस्ते हों, वहां मशीन में भारी निवेश क्यों करें? खासकर उन कामों में जहां मौसम के हिसाब से मांग घटती बढ़ती थी, जैसे जहाज़ों की मरम्मत या छपाई या गैस का काम, या फिर जहां बहुत बारीक डिज़ाइन या अलग-अलग तरह की चीज़ें बनानी हों। स्रोत बताते हैं कि विक्टोरियन ब्रिटेन में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां बनती थीं। ये सब हाथ से ही संभव था। बाप रे। और एक और दिक्कत थी, काम हमेशा नहीं मिलता था। बहुत सा काम मौसमी था, तो मजदूरों को साल के कई महीने बेरोजगार रहना पड़ता था। ये तो बड़ी मुश्किल जिंदगी रही होगी। बहुत ज्यादा। और इसी बेरोजगारी के डर से कई बार मजदूर नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो जाते थे, जैसे वो स्पिनिंग जेनी मशीन आई थी। हाँ, वो ऊन काटने वाली। जी, ऊन उद्योग में महिलाओं ने उस पर हमले किए, क्योंकि उन्हें डर था कि ये मशीन उनकी नौकरी छीन लेगी। डर तो स्वाभाविक था। भारत में मजदूरों का क्या हाल था? भारत में भी कारखानों में मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन शहरों में काम ढूंढने वालों की भीड़ थी, तो नौकरी मिलना यहाँ भी आसान नहीं था। तो फिर कैसे मिलती थी नौकरी? मिल मालिक अक्सर एक जॉबर रखते थे,
ये कोई पुराना भरोसेमंद कर्मचारी होता था। उसका क्या काम था? वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें शहर में जमने में मदद करता था, जरूरत पड़ने पर कर्ज भी देता था। ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, पर बदले में वो मजदूरों से पैसे या तोहफे मांगता था और उनकी जिंदगी पर, उनकी कमाई पर अपना कंट्रोल रखता था। वो एक तरह का बिचौलिया बन गया था। अच्छा, मतलब शोषण का एक और तरीका। और रहते कहाँ थे ये मजदूर? बम्बई जैसे शहरों में ज्यादातर चौल में रहते थे। चौल, वो कैसी होती थी? 1 या 2 कमरे वाली छोटी छोटी कोठरियां एक बड़ी इमारत में, जहां भयानक भीड़-भाड़ होती थी। कई कई परिवार एक साथ रहते थे। साफ सफाई की कमी, पानी की किल्लत, जिंदगी बहुत कठिन थी। ये सारे बदलाव हो रहे थे, राष्ट्र बन रहे थे, दुनिया जुड़ रही थी, कारखाने लग रहे थे, मजदूर शहर आ रहे थे। इन सब के बीच एक और क्रांति चुपचाप हो रही थी, जिसने सोचने और जानने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, वो थी छपाई, यानी प्रिंट की क्रांति। छपाई से पहले ज्ञान कैसे फैलता था? बोलकर, सुनकर, जी, मौखिक परंपरा थी, या फिर हाथ से लिखी पांडुलिपियां होती थी। जो बहुत महंगी और कम होती होंगी। बिल्कुल, महंगी, नाजुक, उन्हें कॉपी करने में बहुत वक्त लगता था, तो आम लोगों की पहुंच से दूर थी। फिर चीन में कुछ शुरुआत हुई थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। हाँ, लकड़ी के तख्ते पर अक्षर या तस्वीर उकेरकर स्याही लगाकर कागज पर छापना। ये तकनीक काफी पहले चीन में विकसित हुई और कहते हैं कि मार्को पोलो, वो इतालवी यात्री, इसे 13वीं सदी में चीन से इटली लाए। लेकिन असली गेम चेंजर तो गुटेनबर्ग थे, है ना? हाँ, असली धमाका हुआ 1430s के दशक में जर्मनी में। योहान गुटेनबर्ग, उन्होंने मेटल टाइप यानी धातु के अलग अलग अक्षर बनाए, जिन्हें जोड़कर शब्द और वाक्य बनाए जा सकते थे, और एक प्रेस बनाया जो शायद जैतून पेरने वाले प्रेस जैसा था। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे किताबें बहुत तेजी से, ज्यादा संख्या में और पहले से कहीं ज्यादा सस्ती छपने लगी। गुटेनबर्ग ने बाइबल छापी। कहते हैं 3 साल में 180 कॉपियां बनाई। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत तेज रहा होगा। कमाल की रफ्तार थी। इसने यूरोप में एक नया पाठक वर्ग पैदा किया। मतलब पढ़ने वाले लोग। हाँ, पहले समाज ज्यादातर सुनने वाला था, कथा प्रवचन सुनकर ज्ञान मिलता था। अब पढ़ने वाला समाज बनने लगा। लेकिन क्या सब लोग पढ़ सकते थे? साक्षरता तो कम होगी ना? हाँ, साक्षरता दर तो बहुत कम थी। इसलिए शुरू में ऐसी किताबें ज्यादा छपी जिनमें तस्वीरें बहुत थीं, या लोकगीत और लोक गाथाएं थीं, जिन्हें अनपढ़ लोग भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से सुनकर समझ सकें। अच्छा, मतलब प्रिंट ने सुनने की संस्कृति को भी बदला। एक तरह से हाँ, और इसका असर सिर्फ किताबों तक नहीं रुका। इसने विचारों को पंख लगा दिए। कैसे? मार्टिन लूथर का उदाहरण लीजिए। 16वीं सदी में जब उन्होंने कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कहते हैं, हाँ। तो उन्होंने प्रिंट का जबरदस्त इस्तेमाल किया। हाँ। उनकी लिखे विचार, उनकी बाइबल का जर्मन अनुवाद हजारों की संख्या में छपकर आम लोगों तक पहुंच गए। लूथर ने तो कहा भी था, छपाई ईश्वर का सबसे बड़ा और अंतिम उपहार है। वाह, लेकिन चर्च को ही पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। कैथोलिक चर्च डर गया। उन्हें लगा कि अगर लोग खुद पढ़ने लगेंगे, सवाल करने लगेंगे, तो धर्म पर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, लोग बागी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने 1558 से निषिद्ध पुस्तकों की सूची, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बनाना और लागू करना शुरू कर दिया। मतलब सेंसरशिप। हाँ, एक तरह की सेंसरशिप। ये दिखाता है कि प्रिंट कितना ताकतवर था कि सत्ता उससे डरने लगी थी। और फिर धीरे धीरे पढ़ने वाले बड़े होंगे यूरोप में। सस्ती सस्ती किताबें, जिन्हें चैप बुक्स कहते थे, पंचांग, पत्रिकाएं, अखबार, सब कुछ। न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों के विचार, वोल्टेयर और रूसो जैसे दार्शनिकों के विचार अब सिर्फ कुछ विद्वानों तक सीमित नहीं रहे, वो आम कॉफी हाउस की बहसों का हिस्सा बनने लगे। तो लोगों की सोच पे असर पड़ा होगा। बहुत गहरा। लोगों को लगने लगा कि किताबें ज्ञान फैलाएंगी, अंधविश्वास दूर करेंगी और जुल्मी शासकों का अंत करेंगी। एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, लुई सेबेस्टियन मर्सिए। उन्होंने घोषणा की, प्रिंटिंग प्रेस प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जनमत वो ताकत है जो निरंकुशता को बहा ले जाएगी। क्या बात है। और क्या प्रिंट ने फ्रांसीसी क्रांति में भी भूमिका निभाई? कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। सीधे तौर पर क्रांति करवाई ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन प्रिंट ने निश्चित रूप से वो माहौल बनाया। इसने लोगों को मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाना सिखाया, तर्क करना सिखाया, संवाद करना सिखाया। इसने राजशाही और चर्च का मजाक उड़ाने वाले कार्टून और लेख फैलाए। समझ गया। तो इसने एक तरह से जमीन तैयार की। अब भारत की बात करें, यहाँ प्रिंट कैसे आया? यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरी इसे 16वीं सदी के मध्य में गोवा लाए।
उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में कुछ किताबें छापी। फिर धीरे धीरे कैथलिक पादरियों ने तमिल और मलयालम में भी किताबें छापी। लेकिन अंग्रेजी राज आने के बाद, खासकर 19वीं सदी में, भारत में प्रिंट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा। किस तरह का इस्तेमाल? सामाजिक और धार्मिक सुधारों को लेकर जबरदस्त बहसें हुई, और वो सब प्रिंट के जरिए हुई। राजा राम मोहन रॉय ने 1821 से संवाद कौमुदी नाम का साप्ताहिक निकाला, जिसमें उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लिखा। तो उनके विरोधियों ने भी जवाब दिया होगा। हाँ, हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका निकाला, उनके विचारों का खंडन करने के लिए। फारसी में, उर्दू में, गुजराती में अखबार निकले। बॉम्बे समाचार जैसे अखबार तो आज भी चल रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय में? उत्तर भारत में उलेमाओं ने भी बदलते माहौल में अपने समुदाय को सही रास्ता दिखाने के लिए प्रिंट का सहारा लिया। उन्होंने सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल किया। लिथोग्राफिक प्रेस वो क्या होता है? ये छपाई की एक तकनीक है जिसमें पत्थर या धातु की चिकनी सतह पर लिखा या चित्र बनाया जाता है और फिर उससे छपाई होती है। वुड ब्लॉक से सस्ती पड़ती थी। इससे उर्दू और फारसी में धार्मिक ग्रंथ, उनके अनुवाद और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े फतवे छापे गए। देवबंद सेमिनरी ने हजारों फतवे छापे। तो प्रिंट सिर्फ बहस का मंच नहीं था, ये समुदायों को जोड़ने का काम भी कर रहा था। बिल्कुल। अखबार देश के एक कोने की खबर दूसरे कोने तक पहुंचाते थे। इससे एक अखिल भारतीय पहचान बनाने में मदद मिली, जो राष्ट्रवाद के लिए जरूरी थी। नई साहित्यिक विधाएं सामने आई, गीत, लघु कथाएं, निबंध और खास तौर पर उपन्यास। चित्र भी छपते थे। हाँ, राजा रविवर्मा जैसे चित्रकारों ने देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के ऐसे चित्र बनाए जो बड़े पैमाने पर छापे जा सकते थे। ये सस्ते प्रिंट और कैलेंडर आम लोगों के घरों तक पहुंच गए। ये दिलचस्प है। अब सवाल उठता है कि महिलाओं और गरीबों की जिंदगी पर प्रिंट का क्या असर पड़ा? क्या उन तक भी पहुंच रहा था? हाँ, पहुंच रहा था। हालांकि उसमें भी कई बाधाएं थीं। महिलाओं के लिए खास पत्रिकाएं छपने लगीं, जिनमें शिष्टाचार, घर गृहस्थी और कहानियों पर लेख होते थे। उपन्यास महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्हें उनमें अपनी जिंदगी, अपनी भावनाओं की झलक मिलती थी। क्या महिलाओं ने खुद भी लिखना शुरू किया? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंगाल की ऋषि सुंदरी देवी ने तो 60 साल की उम्र में रात में रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा और फिर 1876 में अपनी आत्मकथा अमर जीवन यानी मेरा जीवन लिखी। ये किसी भारतीय महिला की लिखी पहली आत्मकथा मानी जाती है। कमाल है। महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू विधवाओं की दयनीय स्थिति पर जोरदार तरीके से लिखा। और पटना की बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जो एक शिक्षाविद थीं, उन्होंने सुल्ताना का सपना 1905 जैसी क्रांतिकारी कहानी लिखी, जिसमें महिलाओं की एक ऐसी काल्पनिक दुनिया थी जहां पुरुष घरों में रहते हैं। वाह, लेकिन समाज ने इसे आसानी से स्वीकार किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से रूढ़िवादी हिंदू और मुसलमान मानते थे कि पढ़ लिखकर औरतें बिगड़ जाएंगी, विधवा हो जाएंगी या घर का काम नहीं करेंगी। तो विरोध भी बहुत था। और गरीब तबके, उन तक प्रिंट कैसे पहुंचा? 19वीं सदी के आखिर में मद्रास जैसे शहरों में चौराहों पर बहुत सस्ती छोटी छोटी किताबें बिकने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे। इससे गरीब लोगों की पहुंच किताबों तक बढ़ी। उन्होंने क्या पढ़ा और लिखा? जाति भेद के खिलाफ लिखने वालों के लिए प्रिंट एक बड़ा हथियार बना। ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा। B.R. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में लिखा, पेरियार ने मद्रास में लिखा। इनके विचार प्रिंट के जरिए ही लाखों लोगों तक पहुंचे। क्या मजदूरों ने भी लिखा? हाँ, ये भी एक खास बात है। कानपुर के एक मिल मजदूर थे काशी बाबा। उन्होंने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिखकर जाति और वर्ग के शोषण के बीच का रिश्ता समझाया। बैंगलोर के एक और मिल मजदूर थे जिन्होंने शायद सुदर्शन चक्र नाम से लिखा। उन्होंने सच्ची कविताएं नाम से एक संग्रह प्रकाशित किया। मतलब प्रिंट ने उन आवाजों को भी मंच दिया जो पहले अनसुनी थी। बिल्कुल। आपने उपन्यास का जिक्र कई बार किया। हाँ। ऐसा लगता है ये उस दौर की एक बहुत अहम साहित्यिक विधा थी। हाँ, उपन्यास आधुनिक दुनिया की देन है और ये प्रिंट टेक्नोलॉजी से ही पैदा हुआ। इसने एक साथ हजारों लाखों लोगों को एक ही कहानी से जोड़ा। ये पाठकों में एक साझा दुनिया, साझा हित पैदा करता था। इसकी शुरुआत यूरोप में हुई, इंग्लैंड और फ्रांस में 18वीं सदी में। किस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे? इंग्लैंड में चार्ल्स डिकेंस ने
औद्योगीकरण की समस्याओं, शहरों की गरीबी और मुश्किल जिंदगी पर लिखा, जैसे हार्ड टाइम्स या ओलिवर ट्विस्ट। थॉमस हार्डी ने बदलते हुए ग्रामीण समाज और पुरानी परंपराओं के खत्म होने पर लिखा, जैसे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और भारत में? भारत में भी उपन्यास लिखे जाने लगे। मराठी में बाबा पद्मजी का यमुना पर्यटन, जो विधवाओं की दुर्दशा पर था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाली में दुर्गेश्वर नंदिनी जैसा ऐतिहासिक रोमांस लिखा। केरल में चंदू मेनन ने इंदु लेखा लिखा, जो मलयालम का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। इसमें उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों पर टिप्पणी थी। तो भारतीय उपन्यासों का उद्देश्य क्या था? कई उद्देश्य थे। कुछ लेखक सामाजिक सुधार करना चाहते थे, कुछ राष्ट्रीय भावना जगाना चाहते थे, कुछ आधुनिकता के साथ आ रहे बदलावों और दुविधाओं को समझना और समझाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज शासक भी भारतीय उपन्यास पढ़ते थे। क्यों? ताकि वो स्थानीय जीवन, रीति रिवाजों और मानसिकता को समझ सकें। और भारतीय लेखक? वो इसका इस्तेमाल अपनी बात कहने, समाज की बुराइयों की आलोचना करने और एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान गढ़ने के लिए कर रहे थे। उपन्यासों ने आम बोलचाल की भाषा को भी साहित्य में जगह दी, उसे इज्जत दिलाई। तो इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें तो 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी वाकई बड़े उथल-पुथल, बड़े बदलावों का दौर था। हाँ, राष्ट्रवाद ने दुनिया के नक्शे और लोगों की पहचान बदली। बिल्कुल वैश्वीकरण ने दुनिया को जोड़ा, पर शायद असमान तरीके से। बिल्कुल औद्योगिकरण ने जिंदगी की रफ्तार और काम का तरीका बदल दिया। जी। और प्रिंट ने विचारों को ऐसी ताकत दी, ऐसे पंख लगा दिए जो पहले कभी नहीं थे। और ये सारी ताकतें, ये सारे बदलाव आपस में गुंथे हुए थे, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। जैसे राष्ट्रवाद अक्सर उपनिवेशवाद के विरोध में पनपा, जो खुद वैश्वीकरण और आर्थिक लालच का नतीजा था। सही। औद्योगिकरण ने ही वैश्विक व्यापार और मजदूरों के इतने बड़े पैमाने पर पलायन को संभव बनाया। हाँ, वो रेफ्रिजरेटेड शिप वाला उदाहरण याद है? बिल्कुल। और प्रिंट ने तो राष्ट्रवाद से लेकर समाज सुधार और वैज्ञानिक विचारों तक सबको फैलाने में कमाल की भूमिका निभाई। लेकिन ये बदलाव सबके लिए अच्छे नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बदलाव बहुत सारे अवसर लेकर आए, लेकिन साथ ही लाए जबरदस्त संघर्ष, चुनौतियां और दुख भी। चाहे वो यूरोप के शहरों में बेरोजगार, कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर हों, या अफ्रीका के वो किसान जिनका सब कुछ रिंडर पेस्ट ने छीन लिया, या फिर भारत के वो बुनकर जिनकी सदियों पुरानी कला मशीनों के सामने दम तोड़ रही थी। हर बदलाव की एक कीमत थी। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है सोचने के लिए। ये जो ताकतें हमने देखी, राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और संचार क्रांति, प्रिंट उस जमाने का इंटरनेट ही था एक तरह से। हाँ। क्या ये ताकतें आज भी हमारी दुनिया को उसी तरह शक्ल नहीं दे रही? सोचने वाली बात है। क्या आज के जो मुद्दे हैं, जो संघर्ष हैं, जो अवसर हैं, जो जुड़ाव है, क्या उनमें हमें उस गुजरे हुए कल की गूंज सुनाई देती है? शायद हाँ। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता रहता है। बिल्कुल। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई स्रोतों और नई पड़ताल के साथ।